जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ASGK 20 में। हम पूरे सिलेबस के सभी टॉपिक्स पर भारी पड़ेगी। मैं कहूंगा साथियों, ये पूरे सिलेबस को कवर अप करने वाली एकमात्र वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं कहूंगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर 100% गारंटी के साथ साथियों तय हो जाता है, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे सामान्य ज्ञान हो, चाहे साथियों रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो। तो आपने अगर इस वीडियो में इस रण क्षेत्र में साथियों एंट्री कर ली है तो इस रण क्षेत्र को जीत कर जाइएगा, अपने एग्जाम को पूरी तरीके से फतेह करके जाइएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि बिना विचारे किया गया विश्वास, यानी कि बिना सोचे समझे किया गया विश्वास को क्या कहा जाता है? अंधविश्वास कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रही कि न्यून शब्द का विलोम क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है? न्यून का विलोम क्या होगा? देखिए, अगर आपसे साथियों थोड़े का विलोम पूछा जाए तो थोड़े का विलोम क्या होता है? थोड़े का विलोम बहुत होता है। अगर अल्प का विलोम पूछा जाए तो अल्प का विलोम क्या होता है साथियों? बहु होता है। और नूतन की अगर बात करें, नूतन का विलोम क्या होता है? पुरातन होता है। लेकिन अगर आपसे न्यून का विलोम पूछा जाए तो अधिक आपको बताना है। क्या बताना है साथियों? अधिक आपको बताना है। उसके बाद देखिए, खाली जगह वाले शब्द SSC GD आयोग के फेवरेट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। और ये कम से कम 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे खाली जगह के। कह रही कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, यानी कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा कि दर्शक की भीड़ बढ़ गई है, या दर्शकों की भीड़ बढ़ गई है, या पाठक की, या साथियों श्रोता की? तो मैं कहूंगा दर्शकों यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि दर्शकों की भीड़ बढ़ गई है। उसके बाद देखिए फिर से खाली जगह वाला सवाल है, कह रही कि हरे भरे खेत लहराते हुए अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, या साथियों यहाँ पर लहलहाते होना चाहिए, या फहराते? फहराते तो नहीं होगा, चमचमाते भी नहीं होगा, मैं कहूंगा लहलहाते होना चाहिए, यानी कि हरे भरे खेत लहलहाते हुए अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपको बिल्कुल सही लग रहा है, मुझे बताइए। देखिए, ये आतिशबाजी लिखा हुआ है, जो कि आतिशबाजी होता है, गलत है। ऐतिहासिक यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ, मैं कहूंगा ये वाले वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, वर्तनी बिल्कुल सही है। आरोह का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। देखिए, आरोह की अगर बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको साथियों बतला देता हूं विरह का मिलन क्या होगा। विरह की अगर बात करें, विरह का मिलन होगा, ठीक है ना। विरह का साथियों मिलन होगा, या आप सभी लोग याद रखेंगे। लेकिन आरोह का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो अवरोह आपको बता देना है। क्या बता देना है साथियों? अवरोह आपको बता देना है। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो विरह का विलोम मिलन होता है और आरोह का विलोम अवरोह होता है। अगला सवाल कह रहे कि हाथ पैर मारना, ये मुहावरा आपसे बहुत पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? झीना झपटी करना, तैराकी करना, लड़ाई करना, या प्रयत्न करना। हाथ पैर मारने को कहा जाता है कोशिश करना, प्रयत्न करना। कहते नहीं भाई कि भाई मेरा रोजगार नहीं लग रहा, कहते भाई कि हाथ पैर मारोगे तो कुछ हाथ में पैसा आएगा, यानी कि प्रयत्न करोगे, कोशिश करोगे तो हाथ में पैसा आएगा। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कटु का विलोम क्या है, मुझे बताइए। तो कटु की अगर बात करें साथियों, कटु का विलोम क्या होता है? देखिए, अगर करुण का विलोम आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है साथियों? निष्ठुर बताना है। क्या बताना है साथियों? निष्ठुर बताना है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। पटु की अगर बात करें तो छोटा आ लगा दो और पटु लिख दो, ये इसका विलोम हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कटु की जब हम बात करते हैं तो कटु का विलोम साथियों मधु होता है। क्या होता है? मधु होता है। और क्रूर की अगर बात करें तो आ लगा दो, अक्रूर हो जाएगा इसका विलोम। तो मैं कहूंगा कटु का विलोम मधु और मधु का विलोम कटु होता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि पूरे YouTube पर अगर सबसे अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, या सबसे अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, सबसे अच्छी तैयारी आपको कराई जा रही है, तो टारगेट सिलेक्शन के माध्यम से ही आपको करवाई जा रही है, क्योंकि पूरी टीम बहुत मेहनत के साथ लगी हुई है। मैं तो आपके सामने आता हूं, लेकिन और भी साथियों लोग हैं जो पूरी मेहनत से, पूरी जिद्दोजहद के साथ आपके लिए मेहनत करते हैं और क्वेश्चंस को साथियों आपके सामने एक तरीके से टाइप करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं कहूंगा अगर आपने वाकई अंतिम रूप से सोच लिया है कि अब हर हालत में जान जाए लेकिन सिलेक्शन आए, यानी कि सिलेक्शन होना चाहिए आपका हर हाल में SSC GD की फर्स्ट प्रेफरेंस वाली पोस्ट में, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर में आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक करके बेल आइकन घंटे जैसा निशान होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर साथियों क्लिक कर लीजिए। आपका हमारी हर एक वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। कह रहे कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी की
करी, निहारी, देखी, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा के बाद साथियों कौन सा वर्ड आएगा मुझे बताइए। मैं कहूंगा मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, तो यहाँ पर साथियों की आना चाहिए। की कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में। उसके बाद देखिए फिर से खाली जगह, खाली जगह से ये समझ लीजिए 2 से 3 सवाल आपके पक्के हैं। अच्छा ये तो कर चुके ना, हरे भरे लहलहाते खेत हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। उसके बाद देखिए मुर्गियों के दौड़ने की आवाज कैसी होती है? तो जब मुर्गियां दौड़ती है ना तो पड़ 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 ऐसे दौड़ती है, नहीं। धड़ 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 ऐसे दौड़ती है साथियों, नहीं। या मुर्गियां खट 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 ऐसे दौड़ती है, नहीं साथियों। किड़ 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 किड़, आपने सुना होगा मुर्गियों के दौड़ने की आवाज जो आती है ना वो किड़ 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 करके आती है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए करके, कलेजे का टुकड़ा, जैसे कि आप हमारे कलेजे के टुकड़े हो। क्यों? क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो और ऐसे वैसे स्टूडेंट नहीं साथियों, हर एक क्लास को बारीकी से देखने वाले। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि सर मैं आपके हर एक क्लास का हर एक सवाल एकदम घोल कर पी जाता हूँ, बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझता हूँ, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे हिंदी हो। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है, कहीं पर लिख दीजिए कि एसएससी जीडी में आपका एक सिलेक्शन पक्का है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए तो हमारी हर एक क्लास का हर एक सवाल आपके जहनों दिमाग में साथियों स्टोर होना चाहिए। पेपर तो आपके लिए पास करना बहुत छोटी सी चीज हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पर अगर बात करें कलेजे का टुकड़ा होना यानी कि बहुत ज्यादा प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना, आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए इस युग ठीक 12 बजे या इस काल या इस समय, तो यहाँ पर साथियों समय आना चाहिए, इस समय ठीक 12 बजे। उसके बाद देखिए गोचर का साथियों विलोम क्या होगा? तो गोचर का विलोम क्या हो जाएगा? अगोचर हो जाएगा, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अर्वाचीन का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। क्या होता है साथियों? देखिए पुराना का विलोम क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा, ठीक है ना। पुरातन का विलोम मैंने आपको बताया था, पुरातन का विलोम साथियों नूतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नूतन हो जाएगा। और प्राचीन का विलोम अर्वाचीन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि अब यहां पर अगर बात करें, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाले ऑप्शन को चुनिए। यहां से सवाल शुरू हो गया कि दिल्ली की जामा मस्जिद विश्व ऐतिहासिक धरोहर में सम्मिलित हुए हैं। तो यहाँ पर गलती कहां पर है साथियों, मुझे बताइए। देखिए गलती की अगर बात करें साथियों, हुए है नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हुई है होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? हुई है होना चाहिए। यानी कि दिल्ली की जामा मस्जिद विश्व ऐतिहासिक धरोहर में सम्मिलित हुई है, तो यहाँ पर ये आना चाहिए। दिक्कत कहाँ पर है? 3 वाले में, तो 3 कहाँ पर लिखा? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसको क्या कहा जाता है? उसको दूरदर्शी कहा जाता है। जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसको दूरदर्शी कहा जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर। देखिए सवाल को और बताइए कि मुहावरा है पट्टी पढ़ाना। कहते नहीं भाई कि तुमने तो पट्टी पढ़ा दी उसको, यानी कि संबंध खत्म करना, सहारा लेना, व्यर्थ बदनाम करना, बुरी सलाह देना। बिल्कुल साथियों, बुरी सलाह देने को ही कहा जाता है पट्टी पढ़ाना। अगला सवाल देखिए, प्रमोद का आपसे पूछा जा रहा है कि प्रमोद किसका पर्यायवाची है साथियों, मुझे बताइए। चलिए तो आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग बताइए। देखिए प्रमोद की अगर बात करें, प्रमोद हर्ष को कहते हैं, हर्ष उल्लास कहते हैं, आनंद, ठीक है, आमोद, प्रमोद। तो ये साथियों आपका हर्ष का एक तरीके से पर्यायवाची हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें 20 क्वेश्चंस आपने देखे किसके साथियों? पूरी एक तरीके से हिंदी के। अब सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के हम लोग देखेंगे पूरे 20 सवाल, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस लेंगे और मैथ के क्वेश्चंस लेंगे। यानी कि सिलेक्शन, ये समझ लीजिए सिलेक्शन आपके लिए बहुत छोटी चीज हो जाएगी। उस मुकाम तक मैं आपको पहुंचा दूंगा कि एसएससी जीडी का किसी भी शिफ्ट का पेपर आपको मिल जाए, बहुत बुरी तरीके से उसको आप सॉल्व करके क्रैक करें। चलिए तो सम्राट अशोक अगर बात करते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो आगरा के किले में साथियों अकबर का मकबरा है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आगरा में। अगला सवाल है कह रहे कि गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में है? तो मैं कहूंगा साथियों गोलकुंडा का किला कहां पर है? तेलंगाना में। कहां पर है साथियों? गोलकुंडा के किले की अगर बात करते हैं तो ये साथियों तेलंगाना में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुंभलगढ़ का किला कहां पर है? क्या साथियों? ठीक है ना, यम्मा है, इसको क्या समझिएगा? यम्मा है साथियों, ठीक है। तो कुंभलगढ़ की अगर बात करते हैं, इसका किला कहां पर है? इसका किला साथियों राजस्थान में। कहां पर है साथियों? इसका किला राजस्थान में है। आगरा का किला कहां पर है? आगरा में है। और गोलकुंडा का किला अभी मैंने आपको बता दिया साथियों तेलंगाना में है। एक और पूछा जाता है साथियों मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? तो ये भी राजस्थान में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा करवाया गया था? तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों? शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है ना। चलिए
अगर बात करें कब किया गया था, कब करवाया गया था, 1656 में करवाया गया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि कब एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। मुझे बताइए किसकी बात चल रही है? 1857 की क्रांति की बात चल रही है, मैं कहूंगा बिल्कुल उसी की बात चल रही है। तो 1857 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1857 में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। उसके बाद देखिए गांधी जी ने किस एक्ट या किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो मैं कहूंगा साथियों 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, जिसको काला कानून कहा जाता था, काला बेवजह साथियों गिरफ्तार कर लिया जाता था इसमें भारतीयों को, ठीक है, काला कानून कहा जाता था, इसके खिलाफ उतरे थे, ठीक है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए उतरे थे गांधी जी। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 में इनमें से किसे शामिल किया गया था? तो किसे शामिल किया गया था? भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने वाले को, सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। बिल्कुल साथियों, सुनवाई के बिना ही अनिश्चितकालीन हिरासत में किसी भी व्यक्ति को लिया जा सकता था और प्रेस की सेंसरशिप थी। तो मैं कहूंगा ये आपका सबसे सही जवाब है। ऐसा कुछ नहीं था, गोलीबारी लाठीचार्ज ये भी नहीं था, ठीक है, और कर से संबंधित भी ये नहीं था। उसके बाद देखिए ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपको लॉर्ड मेयो बता देना है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश भारत के लॉर्ड मेयो जो थे ना, लॉर्ड मेयो वायसराय थे, इन्होंने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। पूछा जाएगा भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण किसने कराया था? तो लॉर्ड मेयो ने करवाया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय साथियों चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। कौन थे बंगाल के गवर्नर जनरल? यानी कि 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में जो भाईचारे की भावना है ये किस देश से ली गई? आपको पता होगा अलग अलग चीजें अलग अलग देशों के संविधान से ली गई हैं, इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है, तो मैं कहूंगा फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मैं कहूंगा जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कौन से देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आप लोग मालूम होना चाहिए। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए जो भारतीय सुरक्षा बल के कमांडर हैं ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए और मुझे बताइए कौन है। तो देखिए राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं साथियों, ठीक है ना। तो इस समय कौन है साथियों राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो मैं कहूंगा साथियों द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुझे बताइए। चलिए आपसे पूछा जा रहा है साथियों, प्रथम की बात की गई तो सुकुमार सेन आपको लगा देना है, यानी कि भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? वो सुकुमार सेन थे। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बता दीजिए कि आपका यहाँ पर साथियों सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए देखिए कह रहे कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति साथियों कौन करते हैं? आपको मालूम होना चाहिए, राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल ही साथियों राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन की अगर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए स्टेनली जलाशय कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में, यहां से एक सवाल बन सकता है। गोविंद सागर कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में, यहां से दूसरा सवाल बन सकता है। शांति सागर केरल में, मैं कहूंगा ये भैया केरल में नहीं है, तो ये कहां पर है? ये कर्नाटक में। क्या ये कर्नाटक में शांति सागर? और नागार्जुन सागर कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया, तो मैं कहूंगा वर्गीस कुरियन की जब हम बात करते हैं तो वर्गीस कुरियन को क्या कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष साथियों कौन है? मुझे बताइए। तो इनके नाम की अगर बात करें, इनका नाम न्यायमूर्ति ऋजुराज अवस्थी है। क्या नाम इनका है? ऋतुराज अवस्थी इनका नाम है, और ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। उसके बाद देखिए किसे
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो शेफाली बी शरण इनका नाम है और शेफाली बी शरण को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये साथियों करंट अफेयर के सवाल है, जब भी आप देखें साथियों इंग्लिश में ऑप्शन है तो करंट अफेयर के सवाल आप समझ जाए कि ये पहचान मैं आपके लिए लाता हूँ। चलिए उसके बाद देखिए कह के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें महानिदेशक अभी हाल फिलहाल में बने हैं। तो कौन बने हैं साथियों? विवेक भसीन बने हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है साथियों जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगले नंबर का सवाल है किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया साथियों? सुनील कुमार यादव जी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। तो अब साथियों आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस होंगे, और बहुत टॉप लेवल के और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके ये रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन। पहला सवाल है करके प्रतिरोध का जो संबंध ओम से है वही संबंध बल का किससे होगा? वोल्ट से, अंश से, न्यूटन से, या साथियों रेडियन से। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ साथियों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो उसी प्रकार बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके नीचे दी गई शीट को मोड़कर, यानी कि ये जो आपके सामने दिया गया ये पूरा, इसको अगर मोड़ा जाए और साथियों इस प्रकार बने बॉक्स में उस फलक का चयन करें जो 4 बिंदु दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर हो। यानी कि आपसे कुल मिला के इतनी बात कही जा रही है कि जो 4 बिंदु वाला फलक है ना, इसके विपरीत पर कौन सा हो सकता है? तो 4 बिंदु सबसे पहले कहां पर है साथियों? यहाँ पर है। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु। इसका विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत साथियों होगा ये 6 वाला। आप लोग ध्यान रखेंगे 4 का अगर विपरीत पूछा जाए तो साथियों 6 हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें पूछा जाए 1 का विपरीत क्या होगा तो 2 होगा। और बचा क्या साथियों? अब ये 5 वाला बचा और ये 3 वाला बचा। तो मैं कहूंगा 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 4 का आपसे पूछा गया था 4 का ना, तो 6 का 6 हो जाएगा। तो 6 कहां पर है साथियों? बिंदु ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि अब यहाँ पर आपको बताना है साथियों डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। इसमें से 5 वर्ड्स में से सबसे पहला वर्ड साथियों कौन सा आएगा, इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए STU यहाँ पर है, STU यहाँ पर है, STU यहाँ पर है, STU यहाँ पर है, STU यहाँ पर है। अब N पहले आता है या F पहले आता है? तो मैं कहूंगा F पहले आता है। F पहले आता है या P? तो मैं कहूंगा F पहले आता है। F पहले आता है या M? तो मैं कहूंगा F पहले आता है साथियों। तो ये 4 वाला सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आप मुझे बताइए STU M यहाँ पर है, M यहाँ पर, P तो बाद में आता है, N भी बाद में आता है। तो इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा? B वाला सबसे पहले आ जाएगा, P तो बाद में आता है ना। तो 2 हो गया, ये भी हो गया साथियों। अब उसके बाद कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा, यानी कि 1 आ गया। अब बचा आपका 3 और 5 STU। अब यहाँ पर P 16 पर है, N 14 पर होता है। तो ये वाला पहले आएगा, यानी कि 5 हो गया और फिर आपका साथियों 3 हो गया। तो 421 53 कहां पर लिखा हुआ है? 421 53 साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करेंगे SO खाली जगह, ठीक है। TAS है, अब यहाँ पर भी खाली जगह ATA, फिर खाली जगह NAT, और फिर साथियों खाली जगह ONA, और फिर साथियों A खाली जगह। तो इसको आपको बताना है कैसे क्या हो पाएगा यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले लेटर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है ना। 20 21 22 23 24 हो गए क्या? देखते हैं जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 हो पा रहे हैं यहाँ पर, तो ठीक है ना। 23 हो पा रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 23 बनना है ना, तो एक काम करो, अगर ये 23 बनना है तो इसको 1 सेकंड के लिए 24 मान लो, क्योंकि 24 जब अगर आप साथियों मानोगे ना तो 6 का हम साथियों बना सकते हैं, 6 के पेयर हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अलग हो गया, और 1 2 3 4 5 ये 5 वाला रहेगा अंतिम वाला। अब देखिए यहाँ पर साथियों जब हम लोग बात करते हैं
जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं साथियों, आप देख पा रहे हैं कि शुरू में SO आ रहा है और अंत में TA आ रहा है। अंत में TA तो है लेकिन SO नहीं है, तो O यहाँ पर बना दिया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साथियों, क्या अंत में TA आ रहा है, तो T तो है लेकिन A नहीं है, तो A बना दिया। और शुरू में क्या आ रहा है, तो SO आ रहा है। अब हमको पूरा मिल गया SONA TA, तो SONA। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, A के बाद T आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, SONA। देखिए SONATA, SONATA और SONAT। अब यहाँ पर अगर और होता तो यहाँ पर साथ तो A भी आ जाता। खैर अभी इसकी जरूरत भी नहीं है। अब आपको देखना है कि आप आपने पेन से कौन कौन सी चीजें लिखी हैं। आपने A लिखा है, N लिखा है, A लिखा है, ON लिखा है और साथियों SO लिखा हुआ है और A और S लिखा है और T लिखा है। तो मैं कहूंगा साथियों, मैं क्या कहूंगा कि ये ऑप्शन कहाँ पर लिखा हुआ है। ये ऑप्शन तो साथियों NAONSOASTA, तो साथियों कहाँ पर लिखा हुआ, जरा मुझे बताइए। देखिए NAO, ठीक है, NAONSO। अब ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला साथियों लग रहा है, ठीक है ना, ये वाला लग रहा है साथियों। बस क्या यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें NAO और NSO और AST। अब यहाँ पर अच्छा यहाँ पर A नहीं आ पा रहा है लेकिन यहाँ पर A एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मेरे हिसाब से साथियों यहाँ पर भी एक खाली जगह होगी, हो सकता हम लोग लिख ना पाए हो। तो यहाँ पर A मैंने आपको बताया था, इसलिए यहीं पर तुम्हें कंफ्यूजन, ये A एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है। तो सवाल में साथियों दिक्कत थी, इसलिए थोड़ा सा आंसर चेंज आ रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है साथियों। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर किसके साथ, C के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर नंबर सीरीज वाला साथियों, ये कॉन्सेप्ट आपसे जरूर पूछा जाएगा। देखिए कह रहे हैं सबसे पहले 7 है, उसके बाद 11 आ गया, उसके बाद 16 आ गया, उसके बाद 22 आ गया, उसके बाद आपको बताने के कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 37 ही आना चाहिए और फिर 46 आना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों क्या लॉजिक लगा है, चेक करिए और मुझे बताइए। देखिए सिंपल सी बात है कि 7 से 11 हुआ है यानी कि 4 बड़ा है, 11 से 16 हुआ है तो 5 बड़ा है और 16 से 22 हुआ है तो 6 बड़ा है। अरे भाई 4 बड़ा, 5 बड़ा, 6 बड़ा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 7 ही बढ़ेगा। और 22 और 7 कितना होता है, 22 और 7 29 होता है। अब एक बार आंसर को कंफर्म कराने के लिए 29 में 8 जोड़िए क्या 37 ही होता है, मैं कहूँगा बिल्कुल। 37 में 9 जोड़ी क्या 46 होता है, मैं कहूँगा बिल्कुल। तो मैं कहूँगा आंसर हमारा 29 के साथ जाएगा, 29 के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए इस सवाल को और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, कह रहे कि राजपाल और रामपाल 2 भाई हैं। अब जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे साथियों आप उसको करते जाइए, ठीक है ना। जैसे जैसे ये सवाल कह रहा है, कह रहे कि कहा जा रहा है कि साथियों राजपाल और रामपाल भाई हैं, तो हम इतना काम कर लेते हैं सबसे पहले क्या कि ये जो राजपाल हो गए, कौन हो गए साथियों, ये जो राजपाल हो गए और रामपाल हो गए, ये दोनों आपस में कौन है, ये दोनों आपस में भैया भैया हैं, ठीक है। कह रहे कि सुनीता राजपाल की भाभी है, यानी कि राजपाल की भाभी कौन है, सुनीता है। तो भैया राजपाल की भाभी जब सुनीता है तो मैं कहूंगा रामपाल की ये पत्नी होंगी। क्या होंगी साथियों, रामपाल की ये पत्नी होंगी। तो रामपाल पति, सुनीता पत्नी और राजपाल रामपाल के भाई हो गए। उसके बाद कहने के रघुवीर सुनीता के पिता है, यानी कि सुनीता के पिता कौन है साथियों, रघु भाई हैं। क्या रघुवीर की अगर बात करते हैं तो ये सुनीता के पिता हो गए। इतनी बात साथियों क्लियर हो गई बिल्कुल। उसके बाद कह रहे हैं कि रघुवीर सुनीता के पिता है, सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है। सुनीता जो है ना ये विक्रम की इकलौती बहन है, तो साथियों विक्रम इसके कौन हो जाएंगे, विक्रम इसके भाई हो जाएंगे। यानी कि रघुवीर के 2 बच्चे हैं, एक सुनीता है और एक विक्रम है। और सुनीता के पति है रामपाल और रामपाल का भाई है राजपाल। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद कह रहे कि हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है, यानी कि हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है, यानी कि इन दोनों का बच्चा क्या है, हर्ष है। सुनीता का रामपाल का बेटा कौन है, हर्ष है। उसके बाद क्या रहा यार, रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है, यानी कि ठीक है हर्ष क्या कहेगा रामपाल को, भैया हर्ष क्या कहेगा रामपाल को, पिताजी कहेगा। क्या कहेगा साथियों, पिताजी कहेगा। तो पिताजी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके सामने साथियों, यहाँ पर कथन है और आपके सामने निष्कर्ष है। 2 कथन है और निष्कर्ष कितने हैं, 3 है। आपको कथन को पढ़ के बताना है कि कौन कौन से निष्कर्ष सही है, कौन कौन से निष्कर्ष गलत है। कहा जा रहा है कि कुछ चम्मच प्लेट है, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये आपके चम्मच हो गए। और कुछ चम्मच मान लेते इतने चम्मच
क्या हो गए, इतने चम्मच साथियों प्लेट हो गए। ठीक है, कह रहे कि कुछ प्लेट गिलास है, मान लीजिए इतने प्लेट क्या हो गए साथियों, इतने प्लेट आपके गिलास हो गए, तो इतने प्लेट गिलास मान लिए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहे कि कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, कोई भी गिलास चम्मच नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है भाई, कोई भी, कुछ प्लेट है, इतनी प्लेटें चम्मच है। और कह रहे इसमें कह रहे नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। कह रहे कि कुछ गिलास चम्मच। अच्छा एक चीज यहाँ पर आप देखिए, कह रहे कि कोई भी गिलास चम्मच नहीं है और यहाँ पर कह रहे कि कुछ गिलास चम्मच है। अरे भाई एक बात कहो, बात तो एक सही होगी ना, बात तो एक सही होगी कि कुछ, कोई भी गिलास चम्मच नहीं, या तो ये सही हो जाए या कुछ गिलास चम्मच है ये सही। जब ऐसी कंडीशन सवाल में आ जाए कि भाई दोनों में से कोई एक बात सही होगी तो हम पता क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे या तो एक या तीन वाला कथन सही है, अनुसरण करता है, और दो वाला तो ऑलरेडी साथियों गलत हो गया। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा साथियों यहां पर लिखा हुआ है कि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है। ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर ऐसी कंडीशन देता है और हजारों हार बच्चा इस सवाल को गलत करके चला आता है, फिर वो कहता है मेरा सिलेक्शन रुक गया भैया, इतने नंबर से रुक गया, उतने नंबर से रुक गया। तो साथियों आपको हर एक कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा, आपको हर एक छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज करवाई जाएगी जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। बस आपको भरोसे से साथियों जितना समय बचा है उतना समय साथियों एग्जाम में आप लोगों को देना है। मैं कहूंगा पेपर आपका बहुत शानदार होगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, यानी कि 3 ऑप्शन में एक लॉजिक लगा है, 3 बिल्कुल समान है और एक उनमें से असंगत है, एक बिल्कुल अलग है। उस असंगत ऑप्शन को साथियों आपको चुनना है, बस इतने से इतना सा काम आपको करना है। देखिए ये सवाल आता है और ये सवाल कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि D4 पर आता है करने का तरीका, E5 पर आता है, O15 पर आता है, M13 पर आता है। उस प्रकार साथियों J जो है ना 10 पर आता है, K11 पर आता है, U21 पर आता है, S19 पर आता है। P की अगर बात करें P 16 पर आता है, Q 17 पर आता है, Z 26 पर आता है और Y 25 पर आता है। उसी प्रकार अगर बात करें L 12 पर आता है, M 13 पर, W 23 पर आता है और U आपका 21 पर आता है। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आप देख रहे होंगे साथियों, देखिए 13 से 15 हुआ 2 घटाया गया, 19 से 21 हुआ 2 घटाया गया, 25 से 26 हुआ 1 घटाया गया और 21 से 23 हुआ 2 घटाया गया। यानी कि इनमें तो एक लॉजिक लगा, लेकिन इसमें साथियों अलग लॉजिक लगा। तो मैं कहूंगा गलत कौन सा होगा, सॉरी असंगत कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। सबसे विषम सबसे भिन्न कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए करके उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आकृतियों को घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपको इतना काम करना है कि ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ये किसके अंदर है, ये क्या इस वाले चित्र के अंतर्गत है या इसमें साथियों कहीं पर है, या ये चीज इसमें कहीं पर है या इसमें कहीं पर है, मुझे बताइए। मतलब ऐसा नहीं, घुमाने की वजह नहीं है साथियों। अब देखिए मान लीजिए साथियों कि जैसे कि ये जो बनी हुई है ये ऐसे करके जो बनी हुई, मान लीजिए साथियों अगर हम इसको माने कि ये भैया ऐसे है तो ये ऐसे आई है, ठीक है ना, ये ऐसे आई, लेकिन ये कहीं ऐसे नहीं गई है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसकी अगर बात करें इसमें थोड़ी सी टेढ़ी है और इसमें साथियों ऐसे है तो ये इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पर आई है, ये यहाँ पर आई है, ठीक है, अब ये यहाँ पर गई है लेकिन ये यहाँ पर मिली नहीं है, ये इसको मिलना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर भी ऐसे साथियों कोई हमको नहीं दिख पा रही है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, देखने की जरा कोशिश कीजिए, अगर हम इसको ऐसे करके ले जाए और इसको ऐसे करके ले जाए और ऐसे करके ले जाए और इसमें मोड़ दे तो बिल्कुल साथियों जैसे यहाँ पर है वैसे आकृति यहाँ पर है। तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ऐसा सवाल भी साथियों आपसे पूछा जाएगा तो आपको हर टाइप से, यानी कि जैसे एग्जामिनर आपके सामने सवाल रख दे आपको हर एक प्रकार से तैयार करना, ये समझ लीजिए मेरा कर्तव्य है और मैं इस कर्तव्य को बखूबी अच्छे, बहुत अच्छे अंदाज में साथियों पूरा करूंगा। और मैं आपकी उम्मीदों पर, आपका जो पेपर आएगा उस पेपर पर मैं पूरा खरा उतरूंगा। ये देखिएगा साथियों, मैं पूरी कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरी मेहनत में अगर कमी नहीं है तो मैं कहूंगा साथियों ऊपर वाला भी देखता है कि जिसकी मेहनत में कमी नहीं होती है उसका फल जरूर मिलता है। और मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा, मेरी मेहनत का फल साथियों क्या है, मेरी मेहनत का फल साथियों आपका सिलेक्शन है। अगर आपका सिलेक्शन होता है यानी कि मैं अपनी मेहनत पर खरा उतरा, मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया। भले मुझे इनडायरेक्टली कुछ ना मिला हो आपके सिलेक्शन से, लेकिन मुझे वो मिला है जो
कोई दे नहीं सकता। वो एक खुशी जो होती है साथियों सिलेक्शन की, क्योंकि मैं कहूंगा साथियों हजारों का सिलेक्शन हो चुका है एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं साथियों, इस समझ लीजिए टारगेट सिलेक्शन ने, क्योंकि फरवरी 2024 वाला जो पेपर हुआ था इसमें हजार का सिलेक्शन हुआ है टारगेट सिलेक्शन से पढ़ के। तो अगला नंबर आपका है, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स का लिंक है उसको भी साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए अब अगर बात करें 15 को, जैसे 225 सिंपल सा भाई 15 का स्क्वायर 225 होता है, उसी प्रकार 24 का स्क्वायर क्या होता है जिसको नहीं पता है तो वो 24 क्यों ना 24 से करा ले। 4 चौक 16 साथियों 9 आ जाएगा, यहाँ पर 48 आ जाएगा, ये 6 आ गया, ये साथियों 17 आ गया, 576 होता है तो 576 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर देखिए, इस सवाल को देखिए साथियों, कह रहे कि 5 8 14 बना दिया गया है, 9 6 21 बना दिया गया है, 4 10 13 बना दिया गया है, तो 7 2 को क्या बनाया जा सकता है, इतनी सी बात आपको बताने। देखिए अगर हम साथियों क्या करें, अगर हम इसको डबल कर दें, 5 को डबल और इसको आधा कर दें, तो मैं कहूंगा इन दोनों को जोड़ने पर 14 ही आता है और ये 14 ही बना है। उसी प्रकार अगर हम इसको आधा कर दें और इसका डबल कर दें तो 18 3 21 ही आता है, बिल्कुल साथियों। उसी प्रकार इसको अगर डबल कर दे और इसको साथियों आधा कर दे, कितना 13 आता है, बिल्कुल। उसी प्रकार इसको अगर साथियों डबल कर दे और इसको आधा कर दे तो 15 आ रहा है। क्या 15 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल 15 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। कह रहे कि यदि n का अर्थ है गुणा, तो n का अर्थ क्या है साथियों, n का अर्थ गुणा है। t का अर्थ क्या है साथियों, t का अर्थ माइनस है। m की अगर बात करें, m का अर्थ क्या है साथियों, m का अर्थ भाग है। और बचा a का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, सिंपल सी बात है, a का अर्थ क्या है यहाँ पर कहा गया है बराबर हो। r का अर्थ क्या है साथियों, r देखिए माइनस तो आ गया है ना, ठीक है। और a का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और साथियों r का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इतनी चीजें आपको दे गई हैं। अब आपसे कहा यह जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, कह रहे कि अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, मुझे बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए इस टाइप के ऑप्शन में जब आपको सारे ऑप्शन चेक करना हो तो मैं कहूंगा सबसे अंत से आप शुरू करिए, आंसर आपको जल्दी मिलेगा। अगर यहाँ पर 36 की बात करें, जैसे कि यहाँ पर साथियों क्या है, मान लीजिए 36 है, तो साथियों यहाँ पर मैंने 36 लिखा। m का अर्थ क्या है, m की अगर बात करते हैं ना, m का अर्थ साथियों यहाँ पर भाग है, तो यहाँ पर साथियों भाग आ जाएगा। ये 18 है और n का मतलब क्या है, n का मतलब गुणा है, तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा। 36 आ गया। r का मतलब क्या है, r का मतलब प्लस है। 18 आ गया। t की अगर बात करें, t का मतलब माइनस है। 36 आ गया। a की अगर बात करें, a का मतलब साथियों बराबर है और 54 है। यानी कि इन सबको आपको कैलकुलेट करना है और अंत में 54 आना चाहिए, इतनी सी बात आपसे कही जा रही है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर 54 आ जाता है इन सबको कैलकुलेट करके तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, वरना फिर हम साथियों ऑप्शन नंबर सी वाले को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले को। चलिए तो 18 दूना 36 यानी कि इस पूरे की जगह पर 2 आ जाएगा, गुणा 36 आ गया, प्लस आपका ये कितना आ जाएगा, माइनस का 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, माइनस का 36 आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलिए माइनस का 36 आ गया, बराबर 54 आ गया। क्या इसको कैलकुलेट करके 54 आ रहा है, एक बार देखिए जरा। 36 गुना साथियों कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 माइनस 36 कितना होता है, तो 72 अगर माइनस 36 की अगर बात करें, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, ये 6 हो जाएगा, 6 में से 3, बिल्कुल साथियों 54 बचना चाहिए। यहाँ पर कितना बच रहा है साथियों, आपका 36 बच रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है साथियों। यहाँ पर आना क्या चाहिए था, यहाँ पर साथियों 54 आपका आना चाहिए था, लेकिन बचा क्या आपका, देखिए कोई दिक्कत हो रही है। यहाँ पर 18 तो साथियों जोड़ ही नहीं, ठीक है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए एक बार इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है साथियों, क्या कहा गया, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 आ गया, यहाँ पर 36 आ गया, प्लस आपका साथियों कितना आ गया, 18 माइनस 36 आ गया, ये बराबर 54 आना चाहिए, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 36 हो जाएगा। तो अब 72 और 18 कितना होता है साथियों, 72 18 आपका 10 हो जाएगा, ये 8 और 90 हो जाएगा। यानी कि 90 में से अब आपको 36 को घटाना है। तो 90 में से जब साथियों 36 को घटाएंगे 4 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो मैं
कहूंगा साथियों 54 आपका आंसर आ रहा है, यानी कि 54 बराबर आ गया, तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत मिस्टेक हो गई थी मुझसे यहाँ कहीं पर। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। देखिए सवाल को और साथियों बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। कहने के सबसे पहले यहाँ पर 1 आया है, फिर 18 आया है, फिर 64 आया है और फिर 512 आ गया। कभी भी अगर आपको कभी भी नंबर अगर बहुत ज्यादा गैपिंग से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर गुणा हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक अलग लॉजिक ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि साथियों जब हम 8 की बात करते हैं तो ये 2 का क्यूब है और ये साथियों 4 का क्यूब है, और जाहिर सी बात है 512 साथियों किसका क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। अरे भाई अब इसको साथियों हम 1 को कह सकते हैं 1 का क्यूब है। भाई 1 का दुगना हुआ, ठीक है, 2 आ गया, यहाँ पर डबल हो रहा है, यहाँ पर जैसे कि 1 का डबल 2, ठीक है, 1 का डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया और 8 का डबल 16 हो जाएगा। और सब में क्यूब दिख रहा है तो साथियों 16 का क्यूब ही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16 का क्यूब अगर बात करें, 16 का स्क्वायर तो 256 होता है, यानी कि आपको करना ये 16 गुणा 16 गुणा 16, 16 गुणा 16 तो 256 होता है। इसकी 16 से एक बार और गुणा करा देते हैं साथियों, 6 चंग 36, 6 पंजे 30 और 33 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और साथियों आपका 15 हो जाएगा। अब 2 5 6 यहाँ पर आ जाएगा, 6 आ गया, 9 आ गया, 10 हो गया साथियों, 4096 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 4096 के ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। बताइए कि इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कहा जा रहा है कि GROWTH को OIGHGW लिखा जाता है, तो आपको बताना है GODREJ को क्या लिखा जा सकता है। मुझे इतना साथियों समझ में आया कि जो लगभग यहाँ पर लेटर्स लिखे वही लगभग लेटर्स यहाँ पर लिखे हैं, यानी कि इन्हीं लेटर से साथियों आंसर आपका बनेगा। तो कैसे बन रहा है साथियों, इसको हम लोग थोड़ी सी खोजबीन करते, GROWTH और उसके नीचे इसको लिख लेते हैं साथियों OIGH, ठीक है, और GW। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से अगर देखेंगे तो आप साथियों एक चीज यहाँ पर पहचानेंगे। आप क्या चीज पहचानेंगे कि G यहाँ पर थी तो यहाँ पर आ गई है, O यहाँ पर था यहाँ पर आ गया है, W यहाँ पर था यहाँ पर आ गया है और H यहाँ पर था यहाँ पर। लेकिन ये I से R कैसे बना है, T से G कैसे बना है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ साथियों कि A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट साथियों Y होता है, C का अपोजिट X होता है और D का अपोजिट साथियों क्या होता है, W होता है, ठीक है ना। इतनी बात मैं आपको बता चुका हूँ। और मैं एक चीज आपको लिखता हूँ साथियों, शट गेज, ये इसलिए लिखता हूं क्योंकि S का अपोजिट होता है H और H का अपोजिट होता है S, I का अपोजिट होता है R, R का अपोजिट होता है I और T का अपोजिट होता है ये क्या है, G, G है साथियों ये, ठीक है, और A का अपोजिट Z, Z का अपोजिट H होता है। तो यहाँ पर साथियों R का अपोजिट क्या है, R का अपोजिट I है, तो R का अपोजिट I है, यानी कि अपोजिट वाला है। और यहाँ पर T का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, T का अपोजिट Z में G मैंने आपको बताया, तो ये हो गया। अब उम्मीद करता हूँ लॉजिक आप समझ चुके होंगे, यानी कि अब आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ GOD और साथियों यहाँ पर अगर बात करें और REJ हो जाएगा। अब आपको करना है साथियों, देखिए ये D आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये G आपका यहाँ पर आ जाएगा, O का अपोजिट क्या होता है, L होता है, उसी प्रकार J यहाँ पर आ जाएगा और R यहाँ पर आ जाएगा। E का अपोजिट क्या होता है साथियों, LOVE, यानी कि L का अपोजिट O, O का अपोजिट L और V का अपोजिट E और E का अपोजिट V। तो E का अपोजिट क्या आ जाएगा साथियों, V आ जाएगा और O का अपोजिट मैंने आपको बता चुका हूँ L होता है। तो मैं कहूंगा ये ऑप्शन में कहाँ पर लिखा हुआ है, DLGJVR कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर D में लिखा हुआ है। इस प्रकार जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले था, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि BER है, EAT है, उसके बाद HWV है। आपको बताना है कि उसके बाद 3 लेटर कौन से आएंगे और उसके बाद NOZ ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, NOZ ही आना चाहिए। तो इसमें क्या किया गया, देखिए साथियों, B से E हो गया यानी कि 3 बढ़ाया गया है, E से H हुआ है यानी कि 3 बढ़ाया गया। अब H यानी कि H में 3 बढ़ाएंगे तो मेरा मानना है साथियों 3 जब बढ़ाओगे H में तो कितना आ जाना चाहिए साथियों, K आ जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपका K आ गया है,
ठीक है। अब ई से यानी कि 5 से ए हुआ है, कितना घटाया गया, 4 घटाया गया। ए से डब्ल्यू हुआ, यहाँ पर 4 घटाया गया है, और जब डब्ल्यू में साथियों 4 घटाएंगे तो मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए, एस आ जाना चाहिए। उसके बाद साथियों देखिए के एस कहाँ पर लिखा हुआ, के एस सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर साथियों 2 बढ़ाया जा रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं अंत में। खैर अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए बहुत अच्छे तरीके से और मुझे आंसर बता दीजिए कि आपका राइट आंसर आखिर यहाँ पर क्या हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है साथियों ये, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है। कहा जा रहा है आपसे कि 6 मित्र हैं जो कि उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं, यानी कि उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं और एक पंक्ति में बैठे हैं। तो सबसे पहले साथियों एक पंक्ति हम बना लेते हैं यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 लोगों के बैठने की एक पंक्ति मैंने यहाँ पर बना ली। कहा जा रहा है कि मेहर पश्चिम छोर पर बैठा है। देखिए ये आपका है, ठीक है, पूर्वी छोर। अरे भाई ये होता है ना, तो इधर वाला ये पूर्व हो जाता है, ये पश्चिम हो जाता है, ठीक है, और उत्तर आपका ये हो जाता है। तो वही तो कहा जा रहा है कि सभी का दिशा उत्तर की तरफ है, यानी कि ये बंदा जो है ना ये सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। चलिए तो पश्चिमी छोर ये हो जाएगी, यानी कि पश्चिमी छोर ये हो जाएगी। यहाँ पर कौन बैठा है, मेहर बैठा है, ऐसा सवाल में कहा गया है कि मेहर पश्चिमी छोर पर बैठी है। निधि केवल सिया के बाएं बैठी। अभी हमें नहीं पता सिया यहाँ बैठी, यहाँ बैठी, यहाँ बैठी है, तो हम कैसे सिया के बाएं निधि को बैठा सकते हैं। तो इसलिए इसको स्किप कर दो। करेंगे अंश और निधि के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, अंश और निधि के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, ये भी अभी हम नहीं कर सकते, इसलिए इसको छोड़ दो कुछ सेकंड के लिए। गौरव और मेहर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए यहाँ पर मेहर है, कहा गया है कि गौरव और मेहर, तो गौरव यहीं पर ही तो बनेगा साथियों। अरे भाई साफ साफ कहा गया है कि गौरव और मेहर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो ठीक है। उसके बाद क्या है, रक्षित अंश के दाईं ओर बैठा है। पूर्व से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि इधर से पूछा जा रहा है साथियों, पूर्व से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है ना। कितने लोग थे, 6, 1 2 3 4 5 6 लोग थे। चलिए 1 2 3, यानी कि यहाँ वाला आपसे पूछा जा रहा है 1 2 3, पूर्व से तीसरे नंबर पर, यहाँ पर जो आएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। खैर आप जरा शुरू से पढ़िए। कह रहे मेहर पश्चिमी छोर पर बैठी है, बैठाल दी। निधि केवल सिया के बाईं ओर बैठी है। अंश और निधि के बीच में 2 व्यक्ति। अब यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाएंगे ना समझ जाएंगे। देखिए कह रहे कि अंश और निधि के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब अगर हम साथियों निधि को यहाँ बैठा ले और फिर अंश को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में 2 व्यक्ति बैठाना है। तो इसलिए अगर मान लीजिए अंश को हम यहाँ बैठाल दें और निधि को हम यहाँ बैठाल दें तो हमारा ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। कह रहे कि अंश और निधि के बीच 2 व्यक्ति बैठे, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति, ठीक है ना। अब साथियों उसके बाद क्या कहा गया है कि निधि केवल सिया के बाईं ओर है, निधि केवल सिया के बाईं ओर है, यानी कि सिया यहाँ पर बैठेगी, ठीक है। अब बचा कौन साथियों, अब रक्षित बचा, और रक्षित साथियों यहाँ पर बैठ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्व से तीसरे नंबर पर कौन है, तो रक्षित है, तो मैं कहूंगा रक्षित आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई समझ में आया ना ये सवाल आपकी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। तो अब आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं, मैथ के एकदम टॉप लेवल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके शुरू हो चुके हैं। चलिए भाई कहा जा रहा है कि एक वर्ष की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 8,50,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या 12% प्रति हजार की दर से वृद्धि। अब यहाँ पर देखिए ये नई चीज आई है, 12% की दर से वृद्धि। ये तो ठीक है, लेकिन ये प्रति हजार का मतलब क्या आ गया, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। और कह रहे कि अगले वर्ष में 1% की दर से जनसंख्या में कमी आई है। तो कह रहे कि 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी ज्ञात कीजिए। अभी अगर बात करते हैं साथियों जनसंख्या कितनी है, 8,50,000 है। और कहने के पहले वर्ष में जनसंख्या कितने की दर से वृद्धि होती है, तो साथियों जब ये आ जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए ये लिखा होता कि 12% की वृद्धि हो रही है तो आप क्या करते, 112/100 कर देते, 112% का ना, तो 112/100 कर देते। लेकिन यहाँ पर प्रति हजार कहा गया है तो आपको इसलिए 1012/1000 नीचे लिखना होगा। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। और उसके बाद कह रहे हैं साथियों कि अगले वर्ष में 1% की कमी आती है, तो 1% की कमी आती है यानी कि 99/100 आ जाएगा, 99% हो जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, 2 0 से ये 2 0, इन 3 0 से एक काम करिए, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 10 है,
5 दूना 10 हो जाएगा और इसको कट करेंगे साथियों 17 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको कट करेंगे इससे तो कितना आ गया साथियों 5 2 पंजे 10 हो जाएगा, 0 2 छंग 12 हो जाएगा। यानी कि अब आपको 17 गुणा 506 गुणा 99 की गुणा कराना है और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 9 पंजे 45, 9 छंग आपका क्या हो जाएगा 54, 4 आ गया, 4 सत्ते 28, यानी कि जिसके अंत में 8 आ रहा है वही आपका आंसर हो सकता है। लेकिन इससे तो साथियों हम नहीं राइट आंसर तक पहुंच पाए हैं, तो हम एक काम करते हैं साथियों, गुणा हमें कराना ही होगी। अब या तो आप स्लोली गुणा करा लो या आप बहुत फास्ट तरीके से आप यहाँ पर गुणा करा सकते हो। चलिए तो 17 की गुणा 506 से करते हैं, 506 से साथियों 17 की गुणा करते हैं, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 पंजे 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 0 6 आ गया, यानी कि 2 आ गया, यानी कि 10 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें किसकी, अब 99 की गुणा साथियों यहाँ पर कराना है। देखिए 9 दूना 18 हो गया, 9 पंजे 45, 9 छंग 54 हो गया, 9 अट्ठे 72 और 5 कितना हो जाएगा साथियों 77 हो जाएगा। और यहाँ पर भी यही चीज आ जाएगी, 8 1 4 7 और साथियों 7, यानी कि 8 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, 11 आ गया, 15 आ गया, 8 आ गया। तो ये कहां पर लिखा हुआ देखिए जरा, 85 15 98, 85 15 98 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा कि यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि अगर अनुपात P अनुपात Q 2:3 है और Q अनुपात R 3:4 है, तो कह रहे हैं कि साथियों P प्लस Q और अनुपात Q प्लस R क्या होगा। देखिए यहाँ से दो सवाल पूछे जाते हैं, आपको दिया जाता है सवाल में कि भैया P अनुपात Q 2:3 है, Q अनुपात R 3:4 है, तो मुझे ये बताइए, सवाल में पूछा जाता है तो मुझे ये बताइए P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा, यानी कि इसमें क्या क्या नंबर आएगा। तो इसको करने का तरीका क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। P अनुपात Q साथियों कितना है 2:3 है और Q अनुपात R कितना है साथियों 3:4 है। इसको कैसे निकालेंगे साथियों, इसके अनुपात में इसको ऐसे गुणा कर दीजिए। कैसे गुणा कर दीजिए साथियों, ऐसे, यानी कि 2 3 6 जो निकलेगा वो P होगा, 3 3 9 जो निकलेगा साथियों 9 Q होगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, ये R निकलेगा। तो इन तीनों का अनुपात निकल गया। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर सवाल में जो बात की जा रही, कह रहे कि P प्लस Q कितना होगा, तो ये और ये जोड़कर कितना हो जाएगा साथियों, P प्लस Q कितना हो जाएगा 6 प्लस 9 और अनुपात Q प्लस R यानी कि 9 प्लस 12, तो 9 प्लस 12 हो गया। ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा साथियों 21 हो जाएगा। तो इनका अनुपात निकाल लीजिए, 3 से कट करें तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 से कट करें 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो 5:7 कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आएंगे, तो समझदारी इसी में होगी कि एग्जाम से पहले अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में आपको कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत सहने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका पहले से ही सब कुछ तैयार होगा। देखिए कह रहे कि यदि 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत 11 है, कितनी संख्याओं की बात की गई है, 5 संख्याओं की बात की गई है। और कैसी 5 संख्याओं की बात की गई है, आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों की बात की गई है। तो मान लेते हैं साथियों वो 5 क्रमिक विषम संख्याएं क्या है, पहली संख्या x है, ठीक है ना, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी, ये हो गई। और उसके बाद वाली साथियों क्या हो जाएगी, एक तरीके से x प्लस 4 हो जाएगी और उसके बाद वाली साथियों x प्लस 6 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। और साथियों फिर क्या हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी। कितनी संख्या है 5, तो 1 2 3 4 5 हो गई। इन सब को जोड़ दो, इन सब को संख्याओं को आपस में जोड़ोगे और 5 से भाग करोगे तभी तो औसत पता चलेगा। औसत यहाँ पर 11 दे रखा है, लेकिन अगर मैं कहूँ इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो योग साथियों क्या हो जाएगा 11:5 यानी कि 55, ये आपका योग बन जाएगा, ठीक है ना, 55 ये आपका योग बन जाएगा। इनको सबको जोड़ो, कैसे जुड़ेगा ये 1x 2x 3x 4x 5x, यानी कि टोटल कितने x है 5x है। और संख्याओं को जोड़ दो, 8 6 14, 14 4 18, 18 19 20, यानी कि कितना आ गया साथियों 20 आ गया। तो मैं कहूंगा कि 5x प्लस 20 बराबर 55 हो गया। अभी अगर 20 यहाँ से घट जाए, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो कितने 45 35 हो जाएंगे, यानी कि 5x बराबर 35 हो गया। और x का मान क्या निकल आएगा 7 निकल आएगा। कैसे, 5 एकम 5 5 सत्ते 35 करके। तो कहा जा रहा था कि तो उनमें से अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी कि इसका, इसका और इसका औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया जब x बराबर 7 है तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11,
प्लस 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा साथियों 15 हो जाएगा। तो इसको साथियों कैलकुलेट करा लीजिए, 3 से भाग करा लीजिए। देखिए 15 और 11 25 एक 26, 26 और साथियों कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा 39 की भाग 3 से करा दीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9 हो जाएंगे, यानी कि 13 क्या निकलेगा ये साथियों अंतिम 3 संख्याओं का औसत निकलेगा। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। और आप साथियों कोशिश किया करिए कि मुझसे पहले आप आंसर दे दें, क्योंकि मुझे तो टाइम इसलिए लगता है साथियों 1 से 1.5 या कभी कभी 2 मिनट लग जाते हैं, इसलिए कि मैं आपको साथ में समझाता चलता हूँ, हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज मैं आपको समझाता चलता हूँ, इसलिए मुझे समय लग जाता है। लेकिन आप तो साथियों सुपर फास्ट पकड़ लिया करो एकदम। चलिए अगला सवाल कह रहे कि एक व्यक्ति को एक वस्तु 7281 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कि साथियों जाहिर सी बात है वो उस वस्तु को 90% में बेचता है, कितने रुपए की 7281 रुपए की, ठीक है। तो कहने के 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अरे भाई 90% की वैल्यू 7281 है, 10% का लाभ यानी कि 110% में उस वस्तु को बेचना है। तो 7281 बटे 90% ये आ गई आपकी 1% की वैल्यू। इसको 110% की वैल्यू ज्ञात करना है तो 110 से गुणा कर लो, इसको भी 110 से गुणा करना पड़ेगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 0 9 निम 81 आ जाएगा। यानी कि 809 की गुणा 11 से कर लो, कैसे 809 दो बार लिख लो, 809 809 809, 9 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, यानी कि 8899 ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि 7281 रुपए में बेचने पर अगर 10% की हानि होती है और आपको 10% का लाभ चाहिए है तो उस वस्तु को 8899 रुपए में आपको बेचना होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो कहा जा रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ दें, जोड़ने पर ऐसी संख्या हमें प्राप्त हो जाए जिसे 3 से, जिसे 4 से, जिसे 5 से, जिसे 6 से विभाजित करा जाए तो कोई शेषफल ना बचे। यानी कि उस संख्या को 3 या 4 या 5 या 6 से विभाजित करें तो वो पूरी पूरी विभाजित हो जाए, कोई शेषफल ना बचे। तो इस टाइप के सवाल को आप कैसे करते हो, सबसे पहले तो इन संख्याओं का आप एलसीएम ज्ञात कर लो, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। कैसे करोगे साथियों, 2 से कट करो, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 पंजे 2 3 आ जाएगा। अब एक बार 2 और आएगा, ये वाला कट जाएगा, 3 से कर लो, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 5 बच गया, एक बार 5 से कर लो, ये कट गया। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, यानी कि एलसीएम कितना निकला साथियों, एलसीएम आपका 60 निकला, ठीक है ना, एलसीएम आपका 60 निकला। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए वो संख्या 60 का ही एक गुणज होगी। ये बात तो क्लियर है कि अगर हम एक ऐसी संख्या इसमें जोड़ दें तो वो संख्या 3 से, 4 से, 5 से, 6 से कट जाए, यानी कि वो संख्या कहीं ना कहीं 60 का गुणज होगी। तो मैं कहूंगा 60 गुणा के कर लूंगा, 60 गुणा के कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। अब कह रहे हैं कि 1014 प्लस आपका x मान लें, क्योंकि इसमें कोई संख्या जोड़ना है तो हमने x संख्या जोड़ दी और इनका जोड़ जो है ना वो 60 गुणा के बराबर होना चाहिए, यानी कि 60 का गुणज ही जो होगा वो 3 4 5 6 से पूरा पूरा विभाजित होगा। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। अब एक काम आप ये करिए, ठीक है, अब आप एक काम ये करिए साथियों, क्या कि हम k का मान कितना निकालें, k की गुणा 60 की गुणा हम किससे करें कि हमें 1014 के आसपास साथियों मिल जाए। अगर हम साथियों मान लीजिए 60 की गुणा किससे करें, 16 से अगर हम करते हैं तो कितना आता है देखिए, ठीक है, क्योंकि ये 10 से करेंगे तो 600 आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से 16 या 17 से करना होगी, 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 कम 6 हो जाएगा आपका। या एक काम करो ना साथियों, इसको एक काम ऐसे कर सकते हो साथियों, 16 पंजे 80, 16 छंग 96 हो जाएगा, यानी कि साथियों 960 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, ये 960 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है कि 60 की गुणा उस नंबर से करो जो 1014 के आसपास आ जाए। इसलिए हमें साथियों नहीं बल्कि 17 से हमें गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्या एक तरीके से अगर 17 की गुणा, ठीक है, 60 की गुणा साथियों 17 से करते हैं तो कितना आता है, 102, यानी कि 1002 आ जाएगा।
1000 साथियों, दो नहीं बल्कि 1020 आ जाएगा। अब ये कितना है साथियों, ये 1014 है। कितना है, 1014। तो अब अगर बात करें, मान लीजिए साथियों कि 60 की गुणा अगर हम 17 से करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, हमें साथियों, ठीक है ना, हमें साथियों 1020 प्राप्त हो रहा है और ये 1014 है। तो मैं कहूंगा साथियों कि 1014 में अगर आप कितना जोड़ दें, तो मैं कहूंगा अगर आप 6 जोड़ देते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो यही तो साथियों है कि आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वो छोटी से छोटी संख्या 6 हो गई, जिसको अगर 1014 में प्लस कर दिया जाए तो वो संख्या 3 से 5 से 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल आपका 40 सेकंड में हो जाएगा। बस इस सवाल को अपनी आत्मा में उतारना है कि जब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, फिर इस सवाल में है कुछ नहीं साथियों। 30 से 40-50 सेकंड का ये सवाल है। अभी एक ऐसा सवाल मैं कोशिश करूंगा कि और ले लो इसी क्लास में कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी तरीके से साथियों समझ में आ जाए। और ये सवाल ऐसे पूछा जरूर जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कह रहे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 250 है, अगर इस पुस्तक पर दी जाए, क्या साथियों, 250 रुपए की पुस्तक के क्रय मूल्य यदि पुस्तक पर दी गई छूट क्रम की 10%, 15% और 20% हो तो इसकी कुल छूट कितनी होगी। यानी कि 250 रुपए की अगर कोई वस्तु है, इस पर 3% की छूट दी जा रही है। देखिए ये कितने रुपए की वस्तु हो जाएगी। 10% की दी गई तो 90/100, ठीक है ना। 15% की गई यानी कि 85% में इसको बेचा गया, और फिर 20% की छूट दी गई यानी कि 80% में इसको बेचा गया। अब देखिए 250 से कितनी हो जाती है, और फिर हम ये भी पता कर लेंगे कि इस पर कितने रुपए कम किए गए, इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। देखिए अगर इसको कट करें साथियों तो 20 चौक और 20 पंजे, ये पूरा कट हो गया। ठीक, इस 0 से साथियों ये 0, इस 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो गया, इस 5 से आपका ये 5 पंजे कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा साथियों, 5 गुणा 9 गुणा 85 गुणा 4, और नीचे कितना बचा साथियों, नीचे आपका सिर्फ 100 बचा। इसको अगर कट करें, ये कट करेंगे 25 आ गया, इसको अगर कट करते हैं साथियों 5 आ जाएगा, 5 से कट करें तो 17 आ गया। यानी कि अब 17 गुणा 9 आपके पास बचा है, तो 17, ठीक है। नीम कितने होते हैं, 153 होते हैं। तो 153 में कहूंगा कि 250 रुपए की अगर वस्तु है, इस पर अगर 10% की, 15% की, 20% की छूट दी जाती है तो ये वस्तु 250 से होकर 153 की हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं साथियों कि कितना माइनस किया गया, तो मैं कहूंगा साथियों 97 रुपए घटाए गए। तो अब आपको 97 को प्रतिशत में बदलना है, आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए की छूट दी गई। अरे भाई 250 रुपए की चीज 153 रुपए की दी जाती है, तो 97% की तो छूट दी गई है, लेकिन इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। 97 रुपए कम किए गए हैं, किससे कम किए गए हैं साथियों, 250 से कम किए गए हैं, तो आपके 250 नीचे आ जाएंगे। क्या 250 साथियों नीचे आ गए, इतनी बात क्लियर है। देखिए अब इसको अगर कट करें 25 से करें या 50 से करें, 50 दूना और 50 पंजे 225 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 97 दूना साथियों कितना होता है, एक तरीके से 97 दूना आपका 7 दूना 14 हो गया, 9 दूना 18 और एक आपका 19 हो जाएगा। इसको 5 से भाग कर लो, 5 तिया 15 हो जाएगा, 4 जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ठीक है। 4 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 अट्ठे 40 हो गया। यानी मैं कहूंगा 38.8% आपका आंसर है, यानी कि 38.8% की छूट दी गई है। तो ये भी सवाल एक तरीके से बहुत अच्छा और बहुत टॉप लेवल का ये सवाल था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, कह रहे कि 17 - 9 प्लस 57 - 10 अनुपात नहीं है ऐसा, तो ये भाग है, भाग 5 ऑफ 2 और ब्रैकेट ऑफ भाग 4। तो इसको आपको साथियों कैलकुलेट करना है। क्या इस सवाल में कुछ नहीं है। 17 में से साथियों जब आप 9 को घटाएंगे तो 8 आएगा, प्लस अब देखिए इसको अगर कट करेंगे तो इसकी जगह, अच्छा पहले ये ऑफ सुधरेगा, 5 दूना 10 हो गया। तो 10 की अगर बात करें, 10 भाग 10 है तो साथियों कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। क्या बचे, कुछ नहीं, एक तरीके से यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो साथियों 57 में से 1 घटेगा तो साथियों 56 बच जाएगा। अब भाग 4 है तो इसको करा लो, 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। यानी कि 8 प्लस 14 कितना होता है, मैं कहूंगा 22 होता है। तो 22 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, बहुत तेजी के साथ साथियों चल रहे, कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना खींचूं, यानी कि खींचना क्या साथियों, मैं तो आपको वीडियो छोटी से छोटी बना कर देता हूं, ठीक है। चलिए खैर अगला देखिए,
यानी कि 18,527 की धनराशि को ए, बी, सी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 4:7 हो जाता है और बी अनुपात सी के हिस्सों का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो ए का हिस्सा कितना होगा, यानी कि टोटल रकम आपके पास है 18,527 और ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है साथियों, वो कितना दे रखा है, 4:7 दे रखा है और बी अनुपात सी का अनुपात कितना दे रखा है साथियों, 5:6 दे रखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस ए अनुपात बी और बी अनुपात सी को ए अनुपात बी अनुपात सी में बदलिए तो आप कैसे बदलेंगे, तरीका मैंने आपको बता दिया, 4:7 क्या, 4:7 और 5:6। अब उल्टा n बना लो, ये उल्टा n बना लिया, 4×5 20 ये साथियों a हो जाएगा, 5×7 35 ये साथियों आपका b हो जाएगा और 6×6 42 ये आपका c हो जाएगा। इसको क्या कट रहा है, ये कट नहीं रहा है। तो एक काम किए करते हैं साथियों, पूछा क्या गया था a का हिस्सा कितना है, तो 18,527 में से a का हिस्सा तो साथियों 20 है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इन सब का साथियों योग आ जाएगा, एक तरीके से इनका टोटल आ जाएगा। तो इनको अगर साथियों जोड़ोगे 20 प्लस 35 की अगर बात करते हैं, 20 प्लस 35 आपका 55 हो जाएगा, प्लस आपका 40 कितना हो जाएगा, 95 और 2 97 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका 97 आ जाएगा बहुत आराम से। चलिए इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब साथियों इसको आपको क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना, लेकिन अभी हमें थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी। इस जगह की जरूरत के लिए हम इसको साथियों इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको भी साथियों हटा देते हैं, थोड़ी सी और जगह हो जाए तो और अच्छी बात है। देखिए अब हम साथियों यहाँ पर करेंगे ये, सबसे पहले 18,527 की भाग हम किससे करा लेंगे, 97 से करा लेंगे। 18,527 की भाग साथियों 97 से कराएं तो 97 एकम 97 ये हो जाए, कितना बचेगा साथियों, 15 में से 5 जाएगा तो साथियों 8, 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, 17 हो गया, ठीक है ना। ये 17 में से साथियों अगर गया तो कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका 8 बचेगा, 8 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए ये 2 को ना, 2 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब 97 की गुणा साथियों किससे करी जाए, 97 की गुणा किससे करी जाए कि आपका 882 के आसपास आ जाए। अगर हम साथियों 97 की गुणा 9 से, देखिए 10 से करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 से करके देखिए, 7 नीम आपका 63 हो गया, 9 नीम 81 हो गया, 81 और आपका ये 87 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा, 97 नीम आपका कितना हो जाएगा, 873 हो गया। अब देखिए ये आपका 12 में से 3 9 गया आएगा, ये 7 0 बच जाएगा, यानी कि 0 9 बचा। तो अब ये वाला 7 भी उतार लेते हैं, 97 हो गया। अब पूरा कट जाएगा, 97 एकम 97, यानी कि मैं कहूंगा जब 97 को इससे भाग करेंगे तो 191 आएगा। यानी कि अब आपको 191 की गुणा 20 से कराना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। 2 एकम 2, 9 दूना 18 हो गया, 2 एकम 2 3 हो गया, यानी कि 3820 आपका आंसर आ गया, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो मैं कहूंगा साथियों ये बात, ये चीज आपको साथियों समझ में अगर आई है तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। कह रहे कि एक धनराशि को ए बी सी डी के बीच 5:2:4:3 में विभाजित किया गया है अनुपात में। यदि ए और डी से 1000 अधिक है तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करते हैं साथियों कितना कितना है साथियों, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है, और कितना है साथियों 5:2:4:3 है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। कह रहे कि अगर ए को डी से 1000 अधिक मिले हैं, ए को डी से तो यहाँ पर साथियों 1000 अधिक नहीं मिल रहे हैं, दो अधिक मिल रहा है। तो साथियों 2x मिल रहा है ना अधिक, क्योंकि ये भी 5x है 2x है ऐसे करके है, तो इसकी वैल्यू 1000 दे रखी है, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा साथियों 500 आ जाएगा, ठीक है ना। 500 यहाँ पर आ जाएगा, इतनी बात क्लियर है। तो कह रहे कि सी को कितने रुपए मिले, तो सी को कितने रुपए मिले, तो साथियों 4 की गुणा 5 से 100 कर दो, कितना आ जाएगा साथियों, एक सेकंड, सी का साथियों क्या है, सी का आपका 4 है ना, तो 4x की वैल्यू आपको बताना है। जब x बराबर साथियों 500 है तो मैं कहूंगा 400 गुणा 500 तो 2000 हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा साथियों, 2000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2495 जोड़ने पर योगफल 6 4 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। ये 75 कुछ नहीं है साथियों। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि साथियों उस टाइप वाला एक क्वेश्चन मैं लूंगा, तो ये वैसा ही सवाल है। अब इस सवाल को साथियों बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। कह रहे कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1 होगी, 5 होगी, 3 होगी या 0 होगी, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या साथियों क्या होगी जो
जिसको 2495 में अगर जोड़ दें तो जोड़ने पर 6, 4, 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इस टाइप के सवाल में साथियों आप सबसे पहले 6, 4, 3 का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 तिया 2 दूना 3 ऐसे आ जाएगा, 2 से एक बार और कट होगा और एक बार साथियों 3 से यह कट होगा, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी कि एलसीएम साथियों कितना निकला, एलसीएम आपका 12 निकला। इतनी बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यानी कि वो संख्या जो 2495 में जोड़ दोगे वो कहीं ना कहीं 12 का गुणज होगी, 12 का गुणज होगी, तो साथियों 12 हम के लिख सकते हैं, यानी कि वो 12 का गुणज होगी। 2495 में 2495 में हमें कोई संख्या जोड़ना है, तो 2495 में मान लीजिए वो संख्या x है, अब आपको x का मान निकालना है, ठीक है ना। अब अगर बात करें, ठीक है, अब अगर बात करें ये और ये बराबर है, मैं कहूंगा 12 में किससे गुणा करें कि 2495 के आसपास हमें नंबर मिल जाए। अगर हम साथियों 12 में किसकी गुणा करें, मान लीजिए अगर 12 में साथियों अगर हम 20 की गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है, नहीं आ पाया। अगर हम साथियों इसकी गुणा करें तो 24 आ जाएगा, यानी कि अगर हम 12 में साथियों 200 की गुणा करें, इसकी गुणा करें साथियों, अगर हम 200 की गुणा करें तो हमें 2400 मिल रहा है, लेकिन 12 पंजे 60, 12 छंग 72, ठीक है, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ठीक है। तो हमें साथियों 200 अगर 8 की गुणा करें, एक बार करा के देखिए, 208 की गुणा अगर हम 12 में करें तो कितना आता है साथियों, 8 दूना 16, 2 दूना 4 और साथियों 208 आ गया, यानी कि 6 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, बिल्कुल साथियों। अब देखिए यानी कि अगर हम साथियों 12 में किसकी गुणा करा दे साथियों, 208 की गुणा करा दे, तो हमें साथियों यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें साथियों 2496 मिल रहा है। 2496 यानी कि ये क्या है, 2495 में कितना जोड़ेंगे 2496 हो जाए साथियों, 1 जोड़ना है, तो मैं कहूंगा साथियों कि वो छोटी से छोटी संख्या 1 होगी, जिसको अगर इसमें जोड़ दिया जाए, 2495 में जोड़ दिया जाए 2496 हो जाए, तो वो संख्या 6, 4, 3 से पूरी पूरी विभाजित हो सकती है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए एक इकलौता अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि 2, अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है साथियों, देखिए 1/5 और ऑफ है, और फिर 4 + 4 भाग 2 है, ब्रैकेट बंद, प्लस 1/2 है और भाग है, और 25/4 है, -4 है। लेकिन ये यहाँ पर साथियों क्या, ये यहाँ पर अगर तो मैं इसको क्लियरली लिखूँ ना साथियों, तो ये क्या है, 2 भाग 1/5 है, और फिर साथियों ऑफ है उसके बाद। तो अब हम कैसे साथियों, अगर मान लीजिए इसको साथियों अब हम सबसे पहले अगर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, भाग लिखा है, भाग को गुणा में बदल दो और इसकी उल्टा पलटी कर दो, यानी कि 4/25 हो गया, माइनस कितना आ गया, 4 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। अब ये आपके सामने आ गया 2/25, 2/25 -4 आ गया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर दो, 2 - 25 चौक 100 हो जाएगा, बटे आपका 25 हो जाएगा। कैसे क्या आएगा साथियों, 98/25 आपका आ चुका है, यानी कि अगर हम बात करते हैं साथियों कितना आ गया है, 98/25 आपका आ चुका है। इतनी बात क्लियर है, अगर क्लियर है साथियों तो बहुत अच्छी बात है। चलिए लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, ये माइनस का साथियों आ रहा है, क्योंकि 100 बड़ा नंबर है, 100 ना, उसमें माइनस लगा, तो ये माइनस का 98/25 आ गया। तो अब हम साथियों इसको हटा देते हैं, किसको, इसको हटा देते हैं। चलिए माइनस का 98/25 हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कि इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, -98/25 आ जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, यानी कि अगर हम साथियों इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 4 + 4 भाग 2 आ जाएगा, 2 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि इसकी जगह पर साथियों 6 आ गया, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ गया साथियों, 6 आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब साथियों इसको सॉल्व कर लो, देखिए 2 लिखा हुआ, गुणा कर लो, 1/5 लिखा है ना, तो 5/1 यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए अच्छा एक काम करिए साथियों, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ऑफ लगा ना, तो ये सबसे पहले साथियों इसका सॉल्व होगा। तो ऑफ का मतलब गुणा होता है, 1/5 हो जाएगा, भाग साथियों क्या हो जाएगा, भाग आपका 2 हो जाएगा, भाग आपका कितना हो जाएगा साथियों, एक तरीके से यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा साथियों, सबसे पहले अब भाग नहीं सॉल्व होगी, गुणा सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर ऑफ लगा था, यानी कि 2 भाग 5/6, ठीक है, -98/25। इतनी बात आपके सामने आ चुकी है। तो इसको एक काम करो साथियों, गुणा में बदल लो, 2 गुणा 5/6 है ना, तो 6/5 कर दो, और -98/25 आपका ये आ गया। इतनी बात क्लियर है साथियों, कहिए बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद साथियों 2, ठीक है, क्या हो गया साथियों, 2 गुणा
1/5 था 6, अच्छा सॉरी देखिए यहाँ पर एक दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई है कि 6/5 तो ये ऑलरेडी है। यहाँ पर मैंने साथियों क्या लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए साथियों भाग 6/5 लिखना चाहिए। और यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, जब इस भाग के निशान को मैंने किस में बदल लिया है, मैंने गुणा में बदल लिया है, तो ये 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 एकम 2, 2 3 6 आ गया, यानी कि अब आपके सामने आ चुका है 5/3 माइनस 98/25। इतना अब इसको साथियों आपको कैलकुलेट करना है, बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, माइनस 98 की गुणा अगर 3 से करते हैं तो साथियों 300 बोले तो 294 आ जाएगा। 25 तिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अगर हम 294 में से 125 को घटाते हैं तो 14 में से 5 जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब ये 28 हो गया, ठीक है ना। तो जब साथियों 28 में से कितना घटाते हैं, 12 घटाया जाता है तो 16 आता है, यानी कि यहाँ पर 16 आ गया और ये 175 आ गया। बड़ी संख्या में माइनस लगाए ना तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो अब क्या बचा, 169/25 बचा। तो 169/25 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। लेकिन ये साथियों माइनस का आएगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, हो सकता हो टाइप सही तरीके से ना हो पाए हो। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या किसी एक ग्रुप में साथियों इस वीडियो को जरूर डाल दीजिएगा आप। तो उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप अपनी नींव मजबूत करना चाहते हैं, अपनी बुनियाद मजबूत करना चाहते हैं, तो साथियों मैंने एक लिंक दिया है एसएससी